नमस्कार। इस रिवीजन सेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम जनरल साइंस के कुछ बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कुकिंग गैस, नेचुरल रबर और हमारे जीवन का कोड, इन तीनों में क्या कनेक्शन हो सकता है। ये सुनने में तो बिल्कुल अलग लगते हैं ना। लेकिन देखिए, साइंस में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो आइए आज इसी कनेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स की, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स की, क्योंकि यहीं से कई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बुनियाद रखी जाती है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हाइड्रोकार्बन। देखिए, नाम में ही इसका मतलब छिपा है, हाइड्रोजन और कार्बन। ये बस ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम से बने होते हैं। आप इन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABC की तरह समझ सकते हैं, सबसे सिंपल पर सबसे फंडामेंटल। और इनकी इंपॉर्टेंस जरा अपने आसपास देखिए। हम जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, लुब्रिकेंट्स, यहाँ तक कि प्लास्टिक और फाइबर्स, ये सब कुछ हाइड्रोकार्बन से ही तो बनता है। ये असल में हमारी मॉडर्न लाइफ के रॉ मटेरियल्स हैं। अब इस क्लासिफिकेशन को ध्यान से देखिए। हाइड्रोकार्बन्स को उनके कार्बन कार्बन बॉन्ड के बेसिस पर 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है। पहला एल्केन्स, इनमें होता है सिंगल बॉन्ड। दूसरा एल्कीन्स, इनमें डबल बॉन्ड। और तीसरा एल्काइन्स, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। और हाँ, इनके जनरल फॉर्मूले एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, तो इन्हें जरूर याद रखिएगा। यहाँ एक जरूरी बात नोट करने वाली है। एल्केन्स, क्योंकि उनमें सिंगल बॉन्ड होता है, वो बहुत स्टेबल होते हैं और आसानी से रिएक्ट नहीं करते। इसी वजह से उन्हें पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैराफिन का मतलब ही होता है कम एफिनिटी या कम लगाव। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन। इसे आप ऐसे समझिए जैसे मोतियों को जोड़कर एक माला बनाई जाती है। यहाँ पर जो छोटे छोटे मोती हैं, उन्हें हम कहते हैं मोनोमर्स। और जब ये हजारों मोनोमर्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो एक विशाल मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलीमर। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है नेचुरल रबर। यहाँ पर जो मोनोमर यानी जो छोटी यूनिट है, वो है आइसोप्रीन। तो जब हजारों आइसोप्रीन यूनिट्स पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से गुजरती हैं, तो हमें मिलता है पॉलीमर यानी हमारा नेचुरल रबर। और ये सिर्फ रबर की कहानी नहीं है। आज हमारी मॉडर्न दुनिया की लगभग हर चीज पॉलीमर्स पर ही तो टिकी है। तो केमिस्ट्री के बिल्डिंग ब्लॉक्स से अब हम चलते हैं लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरफ। मतलब अब हम बात करेंगे हेरिडिटी या आनुवांशिकता की। किसी भी जीव के अंदर जो जीवन की सारी जानकारी होती है ना, वो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रखी होती है। एक पूरी हायरार्की है। इस जानकारी को समझने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर को समझना होगा। इस हायरार्की के सबसे बेस में है डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसे आप कह सकते हैं लाइफ का मास्टर ब्लूप्रिंट। किसी भी जीव को बनाने और चलाने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस चाहिए, वो सब इसी में लिखे होते हैं। अब सोचिए, ये डीएनए बहुत लंबा होता है, तो ये सेल के अंदर ऐसे ही बिखरा नहीं पड़ा रहता। इसे बहुत करीने से पैक किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हम धागे को लपेट कर रखते हैं। इन पैक्ड स्ट्रक्चर्स को ही हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ये जानकारी के ऑर्गेनाइज्ड वॉल्यूम्स की तरह हैं। और हर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के कुछ खास हिस्से होते हैं, जिन्हें कहते हैं जीन्स। तो एक जीन क्या हुआ? ये उस ब्लूप्रिंट का एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है। जैसे आंखों का रंग क्या होगा, ये एक जीन तय करेगा। तो ये हेरिडिटी की सबसे बेसिक फंक्शनल यूनिट है। अब यहाँ 2 बहुत जरूरी टर्म्स आते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप होता है किसी भी जीव का पूरा जेनेटिक मेकअप, मतलब उसका इंटरनल जेनेटिक कोड। और फिनोटाइप है उस कोड का फिजिकल एक्सप्रेशन, मतलब जो हमें बाहर से दिखाई देता है, जैसे किसी की हाइट या आंखों का रंग। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। जीनोटाइप को समझिए कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कोड जो बैकग्राउंड में काम कर रहा है, और फिनोटाइप है वो चीज जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देती है। एकदम सिंपल। तो हमने लाइफ का कोड समझ लिया। अब चलिए देखते हैं कि इन्हीं बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके हम टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं, कैसे हम ब्रह्मांड को समझ रहे हैं और कैसे अपनी धरती की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। इसकी एक शानदार मिसाल है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे हम JWST भी कहते हैं। ये हबल टेलीस्कोप का सक्सेसर है। इसका मेन काम इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी करना है। और ये कोई एक देश का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का एक जॉइंट मिशन है। तो JWST इतना खास क्यों है? इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी इंफ्रारेड में देखने की क्षमता। इसकी मदद से हम धूल के घने बादलों के आर पार देख सकते हैं
और टाइम में पीछे भी झांक सकते हैं, उस वक्त में जब यूनिवर्स की पहली गैलेक्सीज बन रही थीं। अब स्पेस से वापस धरती पर आते हैं और एक और कमाल की टेक्नोलॉजी देखते हैं, बायो रॉक टेक्नोलॉजी। ये एनवायरनमेंट को बचाने में साइंस का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल है। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, समुद्र में बहुत हल्का इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। इससे आर्टिफिशियल कोरल रीफ्स उगाए जाते हैं जो डैमेज हो चुके मरीन इकोसिस्टम को फिर से जिंदा करने में मदद करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को मिलाकर क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। चलिए, तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमने क्या क्या सीखा? हाइड्रोकार्बन सी और एच के फ्रेमवर्क्स हैं, जीन्स डीएनए की फंक्शनल यूनिट्स हैं, और टेक्नोलॉजी इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अपनी स्मार्ट तैयारी इसी तरह जारी रखिए, कॉन्सेप्ट्स पर फोकस बनाए रखिए, अर्बन इनोवेट पर हम की। ये शब्द सुनते ही कई बार थोड़ा मुश्किल सा लगता है ना, पर सोचिए अगर हम इसे इसके सबसे बुनियादी हिस्सों से समझना शुरू करें तो, एक एक करके, बिल्कुल शुरुआत से। तो चलिए आज भौतिकी के इन्हीं मूल सिद्धांतों की दुनिया में चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने आसपास की इस भौतिक दुनिया को आखिर समझते कैसे हैं? ये सवाल ही सच कहूं तो भौतिकी के दिल में है। हमारे चारों ओर हर चीज, चाहे वो हिल रही हो या चमक रही हो, कुछ बुनियादी नियमों पर चलती है, और उन नियमों को समझने का पहला कदम है उसकी अपनी भाषा सीखना। जी हां, भौतिकी की अपनी एक अलग ही भाषा होती है, और जैसे ही हम उस भाषा की मूल बातें सीख लेते हैं, हमारे आसपास दुनिया कैसे काम करती है, ये तस्वीर बिल्कुल साफ होने लगती है। तो आज हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम भौतिकी की इस भाषा को जानेंगे, फिर माप के उपकरणों, गति के नियमों, बल और ऊर्जा को समझेंगे, और आखिर में घर्षण के प्रभाव पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भौतिकी की भाषा से। देखिए, जैसे किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी वर्णमाला यानी अल्फाबेट्स को समझना जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही भौतिकी में ये वर्णमाला उसकी मूल इकाइयों से बनी है, जिन्हें हम एसआई यूनिट्स या अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के नाम से जानते हैं। और आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम यानी एसआई सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 7 मौलिक इकाइयां हैं। जी हां, बस 7। और यही 7 इकाइयां भौतिकी में हर दूसरी माप का आधार बनती हैं। ये रहीं वो 7 मूल इकाइयां, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। और कमाल की बात तो ये है कि बस इन्हीं 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके हम लगभग हर भौतिक चीज का वर्णन कर सकते हैं। सोच के देखिए, एक छोटे से अणु के आकार से लेकर एक पूरी आकाशगंगा की चमक तक, सब कुछ। अच्छा, अब एक आम गलतफहमी को दूर करते हैं। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर, इसके नाम में वर्ष सुनकर अक्सर लोगों को लगता है कि ये समय की इकाई है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये दूरी मापने की एक इकाई है, और वो भी कोई मामूली दूरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी खगोलीय दूरी। ये दूरी कितनी बड़ी है, अंदाजा लगाइए, लगभग 10 की घात 16 मीटर। अगर इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझें तो ये पृथ्वी से सूरज की दूरी का करीब करीब 63,000 गुना है। इसी इकाई से हम इस पूरे ब्रह्मांड की विशालता को मापते हैं। तो ठीक है, हमने इकाइयों के बारे में तो जान लिया, लेकिन हम इन्हें मापते कैसे हैं? इसके लिए हमें कुछ खास उपकरणों की जरूरत होती है जो इन अमूर्त कॉन्सेप्ट्स को ठोस आंकड़ों में बदल देते हैं। कभी सोचा है कि हमें भूकंप आने का पता कैसे चलता है, या समुद्र की इतनी गहराई में कोई चीज कैसे ढूंढ लेते हैं? इन सब सवालों के जवाब छुपे हैं उन खास उपकरणों में जो हमें उन चीजों को मापने में मदद करते हैं जिन्हें हम सीधे तौर पर देख भी नहीं सकते। ये देखिए, ये हैं कुछ बेहतरीन उपकरण। भूकंप का पता लगाने के लिए सीस्मोग्राफ, समुद्र की गहराइयों को नापने के लिए सोनार, और हाँ, वो मशीन जिससे डॉक्टर ब्लड प्रेशर मापते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये सभी उपकरण हमें दुनिया को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। ओके, तो हमने मापना सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और उन नियमों को समझते हैं जिनके हिसाब से चीजें चलती हैं, यानी गति करती हैं। भौतिकी में मात्राओं को 2 तरह से देखा जाता है, अदिश यानी स्केलर और सदिश यानी वेक्टर। अब इनमें फर्क क्या है? बहुत सिंपल है। स्केलर में सिर्फ मान होता है, जैसे गाड़ी की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन वेक्टर में मान के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर की ओर जा रही है। ये दिशा का छोटा सा फर्क भौतिकी की गणनाओं में बहुत मायने रखता है।
चलिए अब ऊर्जा के दो मुख्य रूपों को समझते हैं। पहली है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। ये किसी चीज की गति की ऊर्जा है, जैसे बहता हुआ पानी। और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। ये किसी चीज में जमा हुई ऊर्जा है, जैसे बांध में रुका हुआ पानी या फिर एक खींचा हुआ रबर बैंड। और अब हम आते हैं भौतिकी के एक और केंद्रीय कॉन्सेप्ट पर, बल यानी फोर्स। आसान शब्दों में कहें तो ये वो धक्का या खिंचाव है जो किसी भी चीज की गति को बदल सकता है। न्यूटन का ये मशहूर फॉर्मूला F = m/a हमें बताता है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण कैसे जुड़े हुए हैं। इसको ऐसे समझिए, एक भारी ट्रक को उसी रफ्तार तक पहुंचाने के लिए एक छोटी कार के मुकाबले कहीं ज्यादा बल की जरूरत होगी। सिंपल। न्यूटन के दूसरे नियम को ना हम संवेग यानी मोमेंटम के जरिए भी समझ सकते हैं। मोमेंटम क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, और रॉकेट इसी सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो तेजी से गैस को पीछे धकेलते हैं, जिससे उनका मोमेंटम बदलता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक जोरदार बल मिलता है। चलिए अब एक ऐसे बल की बात करते हैं जिसका अनुभव हम हर पल करते हैं, घर्षण यानी फ्रिक्शन। ये वो बल है जो हमेशा गति का विरोध करता है, पर यही वो बल है जो हमें चलने से लेकर चीजों को पकड़ने तक में मदद भी करता है। घर्षण भी कई तरह का होता है। स्थैतिक घर्षण सबसे मजबूत होता है। ये तब काम करता है जब आप किसी भारी बक्से को धकेलना शुरू करते हैं। एक बार जब बक्सा हिलने लगता है तो गतिज घर्षण काम करता है, जो थोड़ा कम होता है। और सबसे कम होता है लोटनिक घर्षण। और यही वजह है कि पहियों का आविष्कार इतना बड़ा गेम चेंजर था। इंजीनियरिंग में तो हम घर्षण को अपनी जरूरतों के हिसाब से कंट्रोल करते हैं। जैसे टायरों में पकड़ बढ़ाने के लिए सतह को खुरदुरा बनाया जाता है, वहीं मशीनों के पुर्जों को आसानी से चलाने के लिए तेल या बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करके घर्षण को कम किया जाता है। अब बात करते हैं अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की। ये वो बल है जो किसी चीज को गोलाकार रास्ते पर बनाए रखता है। इसका सबसे आसान उदाहरण, सोचिए आप एक डोरी से बंधे पत्थर को घुमा रहे हैं। डोरी का जो तनाव है, जो खिंचाव है, वही वो अभिकेंद्रीय बल है जो पत्थर को केंद्र की ओर खींचता है। तो देखा आपने कैसे हमने सिर्फ 7 मूल इकाइयों से शुरू करके उन उपकरणों, नियमों और बलों को समझा जो हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार देते हैं। भौतिकी की यही तो खूबसूरती है, सरल सिद्धांतों से जटिल घटनाओं की व्याख्या करना। और ये सिद्धांत सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे घरों में भी काम करते हैं। वॉशिंग मशीन का ड्रायर अब केंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत का इस्तेमाल करता है। जब ड्रम तेजी से घूमता है तो कपड़े केंद्र से दूर धकेले जाते हैं और पानी छेदों से बाहर निकल जाता है। ये अभिकेंद्रीय बल का ही एक प्रभाव है। हमने रोजमर्रा की दुनिया को चलाने वाले नियमों को समझा, लेकिन एक सवाल है, जब हम ब्रह्मांडीय पैमाने पर ब्लैक होल को या क्वांटम स्तर पर परमाणुओं को देखते हैं तो ये नियम टूटते हुए क्यों लगते हैं? ये वो सवाल है जो भौतिकी की अगली पीढ़ी को। कभी सोचा है कि फिजिक्स यानी भौतिकी सिर्फ मुश्किल किताबों या किसी लैब तक ही सीमित नहीं है? नहीं, ये तो हमारे चारों ओर है, हमारे हर दिन के काम में, उन चीजों में जिन्हें हम रोज देखते हैं। आज हम 3 ऐसे ही बड़े आसान से नियमों को समझेंगे जो आसमान के रंग से लेकर हमारे किचन में पकने वाले खाने तक सब कुछ तय करते हैं। तो चलिए इस छिपी हुई फिजिक्स के कुछ राज खोलते हैं। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा। भाई ये आसमान नीला क्यों है? और अगर नीला रंग इतना ही आम है तो फिर ट्रैफिक लाइट्स और जितने भी खतरे के निशान होते हैं वो हमेशा लाल ही क्यों होते हैं? सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर इसका जवाब वो तो लाइट यानी प्रकाश के एक बड़े ही मजेदार रहस्य में छिपा हुआ है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें आसमान से नजरें हटानी होंगी और झांकना होगा प्रकाश की दुनिया में। असल में ये सब रंगों के बिखरने का खेल है। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का साइंस आखिर कहता क्या है। तो हमारा पहला पड़ाव है प्रकाश के उस गुण को समझना जो इन सभी रंगों के लिए जिम्मेदार है। इसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, या जैसा कि हम जानते हैं लाइट स्कैटरिंग। तो होता यह है कि सूरज से जो रोशनी आती है, जो हमें सफ़ेद दिखती है, वो असल में 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। विबग्योर याद है ना? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब जब ये रोशनी हमारे वायुमंडल में आती है तो यहाँ मौजूद धूल और गैस के अरबों छोटे छोटे कणों से टकराती है और बस ये सारे रंग अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। इसी बिखरने की प्रक्रिया को ही प्रकीर्णन या स्कैटरिंग कहते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यहाँ आती है।
वो ये कि हर रंग एक जैसा नहीं बिखरता। जिन रंगों की वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य छोटी होती है, जैसे कि नीला और बैंगनी, वो बहुत आसानी से और सबसे ज्यादा बिखरते हैं। वहीं दूसरी तरफ है लाल रंग, जिसकी वेवलेंथ सबसे लंबी होती है और इसी वजह से वो सबसे कम बिखरता है और सबसे ज्यादा दूरी तक बिना भटके सीधा जा सकता है। और बस यही एक सिद्धांत हमारे पहले सवाल का जवाब दे देता है। दिन के समय जब सूरज ऊपर होता है तो नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरकर पूरे आसमान पर छा जाता है और हमें आसमान नीला दिखता है। शाम को यानी सूर्यास्त के समय सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इस लंबे रास्ते में नीला रंग तो बिखरकर खत्म हो जाता है और सिर्फ लंबी वेवलेंथ वाला लाल और नारंगी रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। और इसीलिए खतरे के सिग्नल लाल होते हैं, ताकि वो धुंध या कोहरे में भी कम से कम बिखरें और दूर से ही साफ नजर आ जाएं। चलिए, अब प्रकाश की दुनिया से बाहर निकलते हैं और अपने घरों में काम करने वाली एक अनदेखी ताकत के बारे में जानते हैं। ये वो बल है जो हमारे कपड़े सुखाने में मदद करता है और इसका एहसास हम सबने कभी ना कभी तो किया ही है। इस बल का नाम है अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आसान भाषा में समझें तो जब भी कोई चीज तेजी से गोल गोल घूमती है तो उस पर एक ऐसी ताकत काम करती है जो उसे बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करती है। कभी गोल घूमने वाले झूले पर बैठे, वो जो बाहर की तरफ खिंचाव महसूस होता है ना, बस वही है ये बल। असल में ये कोई असली खिंचाव नहीं है, बल्कि चीजों की सीधा चलने की आदत है, जिसे जड़ता कहते हैं। और इसका सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा उदाहरण पता है क्या है? हमारी वॉशिंग मशीन का ड्रायर। सोचिए जरा, जब वो ड्रम एकदम तेज रफ्तार से घूमता है तो यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गीले कपड़ों को ड्रम की दीवारों पर कसकर चिपका देता है और फिर कपड़ों में जो पानी की बूंदें होती हैं ना, उन्हें ड्रम के छोटे छोटे छेदों से बाहर फेंक देता है और नतीजा, कपड़े लगभग सूख जाते हैं। तो अगली बार जब कपड़े ड्रायर में डालें तो याद रखिएगा, ये कोई जादू नहीं, ये तो प्योर फिजिक्स है जो काम कर रही है। अब बात करते हैं हमारी किचन की, जहां फिजिक्स का एक और कमाल का सिद्धांत हमारा खाना जल्दी पकाने में मदद करता है। ये सब कुछ हवा के दबाव का खेल है, एक ऐसा नियम जो खाना पकाने के समय को आधा कर सकता है। तो एक बहुत जरूरी बात यह है कि पानी का क्वथनांक यानी जिस तापमान पर वो उबलता है वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। जी नहीं, ये हवा के दबाव पर निर्भर करता है। जब दबाव कम होता है, जैसे पहाड़ों पर, तो पानी 100 डिग्री से कम तापमान पर ही उबलने लगता है। और यही वजह है कि ऊंची जगहों पर दाल या चावल पकाने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। और यहीं पर प्रेशर कुकर एक हीरो की तरह एंट्री लेता है। कुकर क्या करता है? वो भाप को बाहर नहीं निकलने देता, जिससे कुकर के अंदर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इस बढ़े हुए दबाव की वजह से पानी 100 डिग्री पर नहीं बल्कि 120 डिग्री या उससे भी ज्यादा तापमान पर उबलता है। और ज्यादा तापमान का मतलब सीधा साधा है कि खाना बहुत तेजी से और अच्छी तरह से पक जाता है। तो हमने 3 अलग अलग जगहों पर फिजिक्स के 3 जबरदस्त नियमों को काम करते देखा। चलिए अब इन तीनों को एक साथ रख के देखते हैं कि ये हमारी दुनिया को कैसे चलाते हैं। पहला सिद्धांत प्रकाश से जुड़ा है। रंग की वेवलेंथ ही सब कुछ तय करती है। छोटी वेवलेंथ वाला नीला रंग बिखर कर आसमान को नीला बना देता है, जबकि लंबी वेवलेंथ वाला लाल रंग बिना बिखरे दूर तक जाता है और इसीलिए वो खतरे का सबसे अच्छा संकेत बनता है। दूसरा सिद्धांत है गति का। घुमाव एक जबरदस्त बाहरी बल पैदा करता है और यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो वॉशिंग मशीन में पानी को कपड़ों से निचोड़कर अलग कर देता है। ये हमें सिखाता है कि घूमने वाली हर चीज अपने केंद्र से दूर भागने की कोशिश करती है। और तीसरा सिद्धांत है दबाव का। जैसे ही दबाव बदलता है, उबलने के नियम भी बदल जाते हैं। प्रेशर कुकर इसी आसान से नियम का इस्तेमाल करके पानी के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है और हमारा खाना जल्दी और बेहतर तरीके से पकाता है। तो देखा ना, ये तीनों सिद्धांत हैं तो कितने सरल लेकिन कितने शक्तिशाली हैं। आसमान का रंग हो, कपड़े सुखाना हो या फिर रात का खाना बनाना, इन सबके पीछे फिजिक्स के बहुत ही सुंदर और सरल नियम काम कर रहे हैं। ये हर जगह हैं, बस हमें उन्हें देखने वाली नजर चाहिए। अब सवाल यह है कि आज जो हमने सीखा, उसके अलावा हमारे आसपास और कौन-कौन से फिजिक्स के चमत्कार छिपे हुए हैं? क्या माइक्रोवेव के काम करने के पीछे भी कोई फिजिक्स है? या फिर जब हम कोई दरवाजा खोलते या बंद करते हैं? जरा सोचिएगा। अगली बार तक अपने आसपास की दुनिया को इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा
बस आने ही वाली हैं और आज हम साइंस के उन टॉपिक्स पर नजर डालेंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए फटाफट रिवीजन शुरू करते हैं। साइंस का सिलेबस देखकर अक्सर ऐसा लगता है, अरे इतना सब कुछ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कैसे होगा? ये फीलिंग बहुत कॉमन है, तो चिंता की कोई बात नहीं। बस अगले कुछ मिनटों में हम सीधे पिछले एग्जाम पेपर से वो केमिस्ट्री और बायो के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जिन्हें मिस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इससे क्या होगा, कम समय में फोकस्ड तैयारी होगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ठीक है, सबसे पहले केमिस्ट्री उठाते हैं। देखते हैं यहां से वो कौन से सवाल हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, कोयले के बारे में ये टेबल देखिए। इसमें 4 तरह के कोयले हैं। 2 बातें बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। एक, इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है बिटुमिनस, और दूसरा, लिग्नाइट को ब्राउन कोल या भूरा कोयला भी कहते हैं। ये सवाल बहुत बनता है। ये तो समझ लीजिए एक क्लासिक सवाल है। पेट्रोल की क्वालिटी मापते हैं ऑक्टेन नंबर से और डीजल की C10 नंबर से। ऑक्टेन पेट्रोल, C10 डीजल, बस इतना सा कनेक्शन याद रखना है। अब बात करते हैं मिश्र धातुओं की, यानी अलॉयज की। ब्रॉन्ज, सोल्डर, नाइक्रोम, ये सब तो हैं ही, पर अमलगम पर खास ध्यान दीजिए। जब भी किसी धातु को पारे यानी मरकरी के साथ मिलाया जाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। ये एक स्पेशल केस है। वल्कनीकरण नाम थोड़ा मुश्किल लगता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सोचिए, जो नेचुरल रबर होता है वो काफी सॉफ्ट होता है। उसे मजबूत और ड्यूरेबल बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाकर गर्म कर देते हैं। बस इसी प्रोसेस से टायर जैसी मजबूत चीजें बनती हैं। चलिए, केमिस्ट्री से अब बायोलॉजी की तरफ चलते हैं और यहां हम सीधे बात करेंगे जीवन के ब्लूप्रिंट की, यानी डीएनए, जीन्स और इन सब की। डीएनए, यह है हमारी पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मास्टर प्लान। एक जीव कैसा दिखेगा, कैसे काम करेगा, सब कुछ इसी में लिखा है। और अगर डीएनए पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है तो जीन उस ब्लूप्रिंट पर लिखा हुआ एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। जैसे आंखों का रंग क्या होगा, ये एक जीन तय करेगा। तो फिर क्रोमोसोम क्या है? समझिए कि ये वो फाइलें हैं जिनमें ब्लूप्रिंट के पन्ने यानी हमारा डीएनए बहुत करीने से पैक करके रखा गया है। इंसानों में ऐसी 23 जोड़ी फाइलें होती हैं। और ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि बच्चे का लिंग कैसे तय होता है। देखिए, मां से तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही मिलता है। अब अगर पिता से एक्स मिला तो XX यानी लड़की होगी, और अगर Y मिला तो XY यानी लड़का। तो ये पूरी तरह से पिता के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। सिंपल। तो ये सब बातें हमें पता कैसे चली? चलिए, उन ग्रेट माइंड से मिलते हैं जिन्होंने बायोलॉजी की नींव रखी। ये 3 नाम बहुत जरूरी हैं। कैरोलस लिनियस, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, उन्होंने जीवों को नाम देने का सिस्टम बनाया। फिर आए चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी, और ग्रेगर मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, जिन्होंने बताया कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। तीनों ने हमारी समझ को एक नया लेवल दिया। तो चलिए अब इस पूरे रिवीजन को फटाफट समराइज कर लेते हैं। वो क्या मेन पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं भूलने हैं। बस ये 3 बातें दिमाग में रखिए और आप काफी हद तक तैयार हैं। तो पहली बात, केमिस्ट्री में पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर, डीजल का C10 नंबर और रबड़ को मजबूत बनाने के लिए सल्फर का इस्तेमाल, जिसे वल्कनीकरण कहते हैं। दूसरी बात, हेरिडिटी में डीएनए पूरा ब्लूप्रिंट, जीन एक इंस्ट्रक्शन और क्रोमोसोम उस ब्लूप्रिंट का पैकेट। और तीसरी बात, साइंटिस्ट्स, लीनियस मतलब टैक्सोनॉमी, डार्विन मतलब नेचुरल सिलेक्शन और मेंडल मतलब जेनेटिक्स। बस इतना काफी है। इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, और क्या कोई और साइंस टॉपिक है जिसे हम इसी तरह आसान बना सकते हैं? ये जानकारी आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगी। अपनी उत्सुकता बनाए कभी रखिए सोचा है और कि एक पतले से तार में इतनी ताकत कहां से आती है कि वो हमारे पूरे घर को रोशन कर दे? या फिर उस छोटे से न दिखने वाले एटम के अंदर आखिर कितनी जबरदस्त एनर्जी छिपी होती है? तो आज हम साइंस के कुछ ऐसे ही मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। अच्छा, एग्जाम्स में अक्सर ऐसे सवाल आ जाते हैं जो हमें थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे किसी तार की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यानी कि विद्युत प्रतिरोधकता किस चीज पर निर्भर करती है? क्या तार की लंबाई पर या उसकी मोटाई पर? नहीं, इसका सही जवाब जानने के लिए हमें बिजली की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरना होगा। और देखिए, इसी एक सवाल का जवाब हमें बिजली के बहने के तरीके से लेकर एटम की रहस्यमयी दुनिया तक ले जाएगा। और हाँ, आखिर में एक ऐसी टूल किट भी मिलेगी जो परीक्षा में अच्छे स्कोर लाने में बहुत मदद करेगी।
तो चलिए सबसे पहले उस जादुई ताकत को समझते हैं जो हमारे गैजेट्स को चलाती है और घरों को रोशन करती है, बिजली। इसके पीछे का जो विज्ञान है ना, वो बिजली के चमकने जितना ही दिलचस्प है। इसको ऐसे समझते हैं, हमारे घरों में जो करंट आता है, यानी एसी करंट, वो एक लहर की तरह है जो लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है। और वहीं जो बैटरी से करंट मिलता है, यानी डीसी करंट, वो एक सीधी सड़क जैसा है जो हमेशा एक ही दिशा में बहता है। बस यही इसका सबसे बड़ा फर्क है। अब जो बात वाकई में मजेदार है वो ये है कि एनर्जी कैसे अपना रूप बदलती है। एक जनरेटर और एक मोटर को देखिए, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। जैसे बांध में टरबाइन घूमती है और बिजली बन जाती है, और मोटर वो ठीक इसका उल्टा करती है, बिजली लेती है और उससे मैकेनिकल एनर्जी बनाती है, जैसे हमारा पंखा घूमता है। कभी सोचा है कि लाइट बल्ब में टंगस्टन का ही फिलामेंट क्यों होता है? क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट, मतलब गलने का तापमान, बहुत बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो बिना पिघले तेज रोशनी दे पाता है। ठीक इसी तरह हीटर में नाइक्रोम का तार यूज होता है, क्योंकि वो बिजली को रोकता है और यही रुकावट उसे ज्यादा गर्मी पैदा करने में मदद करती है। तो हमने ये तो देख लिया कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन ये सब कुछ शुरू कहाँ से होता है? इसका जवाब हमें उस न दिखने वाली दुनिया में मिलेगा जो हर चीज का आधार है। जी हाँ, एटम की दुनिया में। पहली नज़र में ये लिखा हुआ शायद थोड़ा डरावना या मुश्किल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, ये असल में एक बहुत ही सरल कोड है। ये हमें बता रहा है कि एक यूरेनियम एटम के अंदर क्या-क्या है। चलिए मिलके इसे डिकोड करते हैं। ये जो नीचे लिखा नंबर है 92, ये इस एटम का पहचान पत्र है, इसका एटॉमिक नंबर। ये हमें बताता है कि इसमें 92 प्रोटॉन्स हैं, और क्योंकि एक एटम हमेशा न्यूट्रल यानी संतुलित होता है, इसलिए इसमें 92 ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। कितना आसान है! और न्यूट्रॉन का पता लगाना तो इससे भी आसान है। बस ऊपर वाले नंबर यानी टोटल मास में से नीचे वाला नंबर यानी प्रोटॉन को घटा दीजिए, तो 235 में से 92 गए तो बचे 143। बस ये हो गई न्यूट्रॉन की संख्या। और यहीं से आइसोटोप का कॉन्सेप्ट भी सामने आता है। इसे ऐसे समझिए, आइसोटोप एक ही परिवार के सदस्य जैसे हैं। उनका पहचान पत्र यानी एटॉमिक नंबर एक ही होता है। मतलब प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, लेकिन उनका वजन अलग अलग होता है, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो ये एटम अकेले तो रहते नहीं हैं। हमारे आसपास की दुनिया बनाने के लिए ये एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं? इसके पीछे कौन से नियम काम करते हैं? आइए देखते हैं। एटम भी एक तरह से हमारी ही तरह होते हैं। वो स्टेबिलिटी यानी स्थिरता चाहते हैं, और उनके लिए स्थिरता का मतलब है अपने सबसे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। इसे ऑक्टेट रूल कहते हैं, और ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही जरूरी नियम है जो बताता है कि एटम क्यों और कैसे बॉन्ड बनाते हैं। जैसे सोडियम को ही ले लीजिए, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं। वो उन्हें 2, 8 और 1 के शेल्स में रखता है। अब उसके सबसे बाहरी शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसे 7 और चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है। तो वो क्या करता है? वो स्थिरता पाने के लिए इस 1 इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाना चाहता है, और बस यहीं से केमिकल बॉन्ड्स की कहानी शुरू हो जाती है। और अंत में जब कुछ एटम्स बहुत ज्यादा अस्थिर हो जाते हैं तो वे रेडियो एक्टिव बन जाते हैं। चलिए देखते हैं कि इन खास एटम्स का हम अपनी असल दुनिया में कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है कार्बन 14 डेटिंग। ये किसी भी ऐसी चीज के लिए एक कॉस्मिक घड़ी की तरह काम करती है जो कभी जिंदा थी। इसकी मदद से वैज्ञानिक हजारों साल पुराने फॉसिल्स और कलाकृतियों की उम्र का एकदम सही पता लगा लेते हैं। और ये हमें शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे अलग अलग आइसोटोप के अलग अलग काम होते हैं। कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज में काम आता है, तो यूरेनियम 235 न्यूक्लियर रिएक्टरों को पावर देता है। ये अस्थिर एटम हमारे लिए वाकई बहुत शक्तिशाली टूल्स हैं। तो हमने काफी तेजी से समझ लिया है। तो चलिए अब परीक्षा के दिन के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक साथ समेट लेते हैं। ये 3 बातें जरूर याद रखनी हैं। पहला, एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना हर जगह हो रहा है, जैसे जनरेटर और मोटर में। दूसरा, किसी भी एलिमेंट की पहचान उसकी एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की संख्या से होती है। और तीसरा, आइसोटोप सिर्फ अलग अलग वजन वाले एटम नहीं हैं, बल्कि मेडिकल से लेके एनर्जी तक में काम आने वाले पावरफुल टूल्स हैं। देखिए, विज्ञान सिर्फ
फैक्ट्स को रटना नहीं है, बल्कि आइडियाज को आपस में जोड़ने की एक कला है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल सवाल सामने आए तो घबराना नहीं है, बस उसे छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ें और फिर उन हिस्सों को नमस्कार। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सबने सुना है कि दिल, किडनी, यहाँ तक कि लिवर भी ट्रांसप्लांट हो सकता है ना? पर कभी ये सोचा है कि दिमाग का ट्रांसप्लांट क्यों आज भी सिर्फ साइंस फिक्शन की बात लगती है? ये सवाल हमें सीधे हमारे नर्वस सिस्टम की उस अविश्वसनीय दुनिया में ले जाता है जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यही वो चीज है जो किसी भी इंसान को वो बनाती है। तो चलिए अगले कुछ मिनट में इस कमाल की पहेली को सुलझाते हैं। हम मिलकर जानेंगे कि ये नेटवर्क आखिर है क्या, इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, और हाँ, इंसान के दिमाग के कुछ ऐसे राज भी खोलेंगे जो शायद आपको चौंका दें। ठीक है, तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है। ये सिर्फ नसों का एक गुच्छा भर नहीं है, ये हमारे शरीर का असली बॉस है, इसका अल्टीमेट कमांड सेंटर। इसको ऐसे समझिए जैसे ये हमारे शरीर का अपना सुपरफास्ट इंटरनेट है, मतलब धागों जैसी नसों का एक ऐसा घना जाल जो दिमाग से लेकर उंगलियों के पोरों तक हर हिस्से को जोड़ता है। सोचिए, जब कोई गर्म चीज को छूता है तो यही वो नेटवर्क है जो बिजली से भी ज्यादा तेजी से दिमाग तक सिग्नल भेजता है कि खतरा है, हाथ हटाओ, और हम तुरंत हटा लेते हैं। अब देखिए, इस बहुत बड़े नेटवर्क को 3 मेन हिस्सों में बांटा गया है। एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ता है, और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो सांस लेने जैसे ऑटोमेटिक कामों को संभालता है। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस रहेगा बॉस पर, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे शॉर्ट में सीएनएस भी कहते हैं। और सीएनएस के 2 सुपरस्टार हैं। पहला हमारा दिमाग जो कि सेंट्रल प्रोसेसर है, और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड जो कि एक मेन इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे की तरह है। दिमाग सोचता है, फैसले लेता है और ऑर्डर जारी करता है, और स्पाइनल कॉर्ड इन ऑर्डर्स को शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है और वहां से जानकारी वापस दिमाग तक लाता है। तो सवाल यह है कि इस बायोलॉजिकल इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन असल में ट्रैवल कैसे करती है। ये सिर्फ तारों में दौड़ती हुई बिजली नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा जादुई है। तो मिलिए न्यूरॉन से। ये हमारे नर्वस सिस्टम का हीरो है। हर एक सोच, हर एहसास, हर याद और हर हरकत इन छोटे छोटे लेकिन कमाल के मैसेंजर्स की वजह से ही मुमकिन है। इन्हें हम अपने अंदर की यूनिवर्स का सितारा कह सकते हैं। और जब नेटवर्क की बात हो रही है तो ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। हमारे दिमाग के अंदर पता है कितने न्यूरॉन्स हैं? 100 खरब से भी ज्यादा। इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए सोचिए, हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे, उसमें जितने तारे हैं ना, उससे भी कहीं ज्यादा। और ये सारे अरबों खरबों न्यूरॉन्स हर पल एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक न्यूरॉन से सिग्नल का सफर देखने में तो बड़ा कमाल का है, पर है एकदम सिंपल। मैसेज आता है डेंड्राइट्स में, फिर न्यूक्लियस में प्रोसेस होता है और फिर एक्सॉन के जरिए अगले न्यूरॉन तक पहुंच जाता है। बिल्कुल एक रिले रेस की तरह जो कभी खत्म नहीं होती और पलक झपकने से भी ज्यादा तेज है। और हाँ, ये जो कम्युनिकेशन है ये सिर्फ केमिकल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल भी है। ये मैसेज असल में इलेक्ट्रोकेमिकल तरंगों के रूप में ट्रैवल करते हैं। हमारे दिमाग की एक्टिविटी इतनी पावरफुल होती है कि इसे EEG नाम की मशीन से सिर के बाहर से भी मापा जा सकता है। ये मशीन इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पकड़ती है। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि मैसेज कैसे ट्रैवल करते हैं। तो चलिए अब जरा जूम इन करते हैं और सीधे प्रोसेसर को ही देखते हैं, हमारा इंसानी दिमाग। यहीं पर तो असली जादू होता है। अब दिमाग के बारे में एक बहुत ही अजीब और मजेदार बात, ये एक क्रॉस्ड या उल्टे कंट्रोल सिस्टम पर काम करता है। इसका मतलब दिमाग का जो बायां हिस्सा है वो शरीर के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, और जो दायां हिस्सा है वो शरीर के बाएं हिस्से को। तो अगली बार जब कोई अपने दाहिने हाथ से कुछ लिखेगा तो असल में उसका बायां दिमाग काम कर रहा होगा। है ना कमाल का कनेक्शन? तो फिर सवाल ये उठता है कि ये दोनों अलग अलग हिस्से एक टीम की तरह काम कैसे करते हैं। तो देखिए, ये कॉर्पस कैलोसम नाम के एक स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं। इसे एक बिजी सुपर हाईवे की तरह समझिए जो दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच लगातार जानकारी का लेन देन करता रहता है। और ये जो पुल है ये कोई मामूली कनेक्टर नहीं है, ये बहुत असाधारण भी हो सकता है। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च की गई तो पता चला कि उनका कॉर्पस कैलोसम कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। इससे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है,
क्या जीनियस होने का राज दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच बेहतर तालमेल में छिपा है? और ये बात हमें एक और भी गहरे सवाल की तरफ ले जाती है। हमारी क्षमता कितनी हद तक हमारे दिमाग की बनावट पर निर्भर करती है? हमारे सिर के अंदर की ये जो वायरिंग है, ये हमारी काबिलियत, हमारी सीमाओं और हम क्या बन सकते हैं, इसके बारे में क्या बताती है? सोचने वाली बात है। तो नर्वस सिस्टम के इस छोटे से सफर के बाद वो कौन सी खास बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? चलिए देखते हैं। इसे समझने के लिए 3 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। दूसरा, न्यूरॉन्स वो मैसेंजर हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा, स्ट्रक्चर यानी बनावट मैटर करती है। दिमाग की फिजिकल बनावट उसके काम करने के तरीके पर असर डालती है। ये 3 बातें हमारे शरीर के सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने की चाबी हैं। और अंत में एक विचार। हम अपने दिमाग के बारे में इतना कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी ये विज्ञान के लिए सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। चेतना क्या है? हमारी यादें कहाँ स्टोर होती है? हमारे सिर के अंदर का ये ब्रह्मांड अभी भी अपनी सबसे बड़ी खोजों का इंतजार कर रहा है। इस सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए